अच्छो कैसे आप लोग। यस सर, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज का वीडियो है एबीसी एनालिसिस एज फार एज डीटी इज कंसर्न। जनवरी 25 एग्जाम को हम अप्रोच करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एक्सेस में वो कौन सी चीज है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे टाइम में आपको सिलेक्टिवली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। सिलेक्टिवली पढ़ना इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ चीज हमें छोड़ देना है, बस इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। यस, आई एम श्योर आप लोगों ने डीटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैंने डीटी का चार्ट अपलोड करके रखा है, पूरा चार्ट रिवीजन, जिससे आप बहुत ही क्विक तरीके से अपना पूरा डायरेक्ट एक्सेस को कंप्लीट कर पाएंगे। यस, साथ साथ में जो बच्चों ने हमारा रेगुलर लिया हुआ है उनको ऑडियो रिविजन भी मिला हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक भी देखा हुआ है, जिससे उनका डीटी का प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हुआ होगा। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने डीटी फास्ट ट्रैक को पूरे भारत तक के फैलाया, हर एक बच्चे, हर एक लाइब्रेरी, अपने हर एक दोस्त तक के फैलाया। ये कोर्स ना कि सिर्फ सीए तक के, सीएमए एंड सीए स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एबीसी एनालिसिस की। अब देखिए, ये एबीसी एनालिसिस के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास एक रजिस्टर होगा तो आप इसे लिख लीजिए, नहीं भी है तो इस वीडियो को बाद में वापस से स्टार्ट करके एक बार देख लीजिएगा। राइट, आप लोगों को जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, ये कौन सा एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। यस, आपको फाइनेंस एक्ट 24 नहीं, फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल है फॉर योर एग्जामिनेशन। अब बेसिक के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए, बेसिक के अंदर में सबसे पहले आपको स्लैब रेट पढ़ने हैं, ओल्ड प्लस न्यू। मुझे एक्सपेक्टेड है दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। राइट, दूसरी चीज जो आपको बेसिक चैप्टर के अंदर में पढ़नी है वो है असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है और इसके अंदर में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। प्लस आपको एक और चीज का डेफिनेशन पढ़ना है, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर थ्योरी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, ये दो चीज थ्योरी में आनी चाहिए। नेक्स्ट, टैक्सेशन रेट फॉर कंपनीज। मुझे ऐसा लगता है टैक्सेशन रेट फॉर कंपनीज जो है इसको आपको करके जाना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। एंड स्पेशल रेट्स, ऑब्वियसली स्पेशल रेट्स के जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लेना चाहिए। आई एम श्योर आपने अभी तक के क्वेश्चन बैंक देख लिया होगा और क्वेश्चन बैंक में इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल और इसके जितने भी एक्सेप्शंस के साथ हमने प्रॉब्लम लिए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके जाने हैं। 6(1)A डीम्ड रेसिडेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना और इसके ऊपर का जो क्वेश्चन बैंक में डाला है वो भी देख लेना। फिर आपका सेक्शन 9 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में बिजनेस कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीसी। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख करके ही जाने हैं। मोस्टली सेक्शन 9 के अंदर में प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एक सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन के बाद बताते हैं कि बताइए ये इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है या नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेना जहां पे आपको आरओआर, आरएनओआर, एनआर के हिसाब से अपनी टोटल इनकम को क्या करना है, कंप्यूट करना है। दिस विल हेल्प यू टू कंप्यूट द टोटल इनकम और इसके साथ साथ डिडक्शन वाले एडजस्टमेंट्स भी। यस, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में सबसे पहले वो जो डिवीजन वाला चार्ट है, रबर इनकम, टी कॉफी, ग्रोन एंड कर्ड, ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड टी कॉफी का जो डिवीजन वाला इनकम है दैट इज एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, वो आप एक बार देख लेना। पीजीबीपी में इस पे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। दूसरा कंपोजिट इनकम, अदर देन टी कॉफी एंड रबर के केस में जो इनकम निकलती है जहां पे आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपोजिट इनकम वाला पार्ट वो आपको निकालना है। और तीसरा है मेथड ऑफ एग्रीगेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद मेथड ऑफ एग्रीगेशन का क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग 115 बीएसी, तो उसको अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना। राइट, इसके बाद आपका नेक्स्ट हेड आता है एचपी। अब देखो एचपी के अंदर में वैसे तो टॉपिक अच्छा खासा है, लेकिन इसके अंदर में एक चीज जो आपको पूछी जा सकती है वो आपको एसओपी पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है आपको एग्जाम में जो एचपी का क्वेश्चन आएगा वो पोर्शन एसओपी एंड पोर्शन एलओपी वाले पे आएगा। मतलब आपको एक ही साथ में दोनों चीजें दी जाएगी, एसओपी भी कैलकुलेट करो, एलओपी भी कैलकुलेट करो और अपनी नेट एचपी इनकम को क्या करो, कैलकुलेट करो। राइट, फिर आपको अल्टरनेटिवली या तो ये आएगा या तो ये आएगा। एलओपी विथ वैकेंसी वाला क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको पार्ट ऑफ द ईयर जो है प्रॉपर्टी वेकेंट है, वो वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेक्शन 26 को ओनरशिप पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अगर एचपी पे होना है तो। एंड एक कैलकुलेशन आपने जो देख के जाना है जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होती है वो होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आते हैं फेमस टॉपिक एट इंटर लेवल, बेसिक्स, सॉरी सैलरी। सैलरी के अंदर में आप क्या देख के जाएंगे, बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन देख लेना। रिटायरमेंट बेनिफिट में मैं 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। रिटायरमेंट बेनिफिट में मैं 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पहला है ग्रेचुटी, दूसरा है प्रोविडेंट फंड, तीसरा है वीआरएस। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीजों को एक बार देख लेना। फिर आता है आपका परक्विजिट वाला पोर्शन। इसके अंदर में आपको क्या क्या देखना है? पहला आपको आरएफए देखना है। राइट,
दूसरा आपको कार देखना है, कार वाला जो एडजस्टमेंट है वो देखना है। तीसरा यूज एंड सेल ऑफ मूवेबल एसेट, ये परक्विजिट्स बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आता है मेडिकल बेनिफिट एंड इंटरेस्ट फ्री लोन, ये परक्विजिट्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पीजीबीपी। जो आपका टोटल इनकम वाला क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली पीजीबीपी कैपिटल गेन डिडक्शन से ही बेस्ड होगा, पर पीजीबीपी में इसके अलावा कुछ सेक्शन है जिसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, जिससे मुझे लगता है इस बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 43 बी पे एक एडजस्टमेंट होता ही होता है जहां पे हम एक्चुअल पेमेंट कवर करते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम के तीनों सेक्शन 44 एडी, 44 एई, 44 एडीए, 40 ए, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन, 44 ए बी एंड 44 डबल ए। मुझे लगता है पीजीबीपी में इस बार आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 44 ए बी टैक्स ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप करके जाना। एंड सर इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है जो आपको पूछा जा सकता है वो है कि बिजनेस अगर किसी को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करे तो इसको टीडीएस के साथ पूछा जा सकता है। याद होगा तो हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर के अंदर में टीडीएस के साथ इसका इंटरलिंकिंग करा था, वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक आपको इंडेक्सेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ सकता है डेफिनेटली। फिर आपको कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है इंटर लेवल पे, तो वो आपने बहुत अच्छे से करके जाना। एक होता है स्लम सेल, यहाँ मैक्सिमम टाइम बच्चा गलती करता है, तो 1 से 2 बार स्लम सेल वाले प्रॉब्लम करके जाना, एडजस्टमें देख करके जाना। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसमें अगले साल चेंज आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इसको पूछा जा सकता है 1 क्वेश्चन फ्रॉम 112 ए, राइट। 54 और 54 ईसी के एग्जाम्शन ऑलमोस्ट हर कैपिटल गेन प्रॉब्लम्स के साथ पूछते हैं, तो ये 2 एग्जाम्शन अच्छे से पढ़ के जाना, राइट। एंड बायबैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना। मुझे ऐसा लगता है कि बायबैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगले साल चेंज हो रहा है, तो इस बार आपने आ सकता है, राइट। फिर आता है आपका आईएफओएस। आईएफओएस में 3 चीजें, जिसमें से 2 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, गिफ्ट एंड डिविडेंड, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन इस साल ऑनलाइन विनिंग जो है इसके साथ साथ टीडीएस 194 बीए वाला इंटरलिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बार कैजुअल विनिंग ना पूछ करके ऑनलाइन विनिंग एग्जामिनर ने पूछना चाहिए, वहां आपको टेस्ट करना चाहिए। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होने वाला है, पर पूछेगा आपको ऑनलाइन विनिंग वाला पार्ट। फिर आता है क्लबिंग। क्लबिंग के अंदर में 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें है। पहला, माइनर के इनकम का क्या होगा। दूसरा, जब हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है, वाइफ उससे बिजनेस करती है तो क्या होगा। और तीसरा, स्पाउस रेम्यूनरेशन जब मिल रहा है विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसका क्या होगा। ये 3 चीजें आपको पूछी जा सकती है। सेट ऑफ में 2 ही सेक्शन है, एक है 70, एक है 71, इंट्राहेड एंड इंटरहेड, राइट, तो वो दोनों आप करके चल जाइएगा। डिडक्शन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें से ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे 80C, डी और जी, ये ऑलमोस्ट हर डिडक्शन के प्रॉब्लम में होता ही होता है। 80 CCD, CCH और JJAA, ये मुझे ऐसा लगता है इन 3 में से स्पेसिफिकली कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा, जिसमें से मेरे को चांसेस 80 CCH के ज्यादा लग रहे हैं और 80 JJAA के लग रहे हैं, इन 2 के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फिर आता है 80 DD, 80 TTA एंड 80 QQB, राइट। फिर आते हैं हम टीडीएस के ऊपर। टीडीएस के ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने पहला फोकस टीसीएस पे करना, टीसीएस के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा। टीसीएस का मतलब बिल्कुल ऐसी चीज है जिसको आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा टीडीएस में क्या क्या करना है, 194Q, 194M, CHIJAR की पूरी सीरीज ये आपने करना ही करना है। 206 CCA और 206 CC जो टीसीएस से रिलेटेड है वो आपको करना है, राइट। फिर टीसीएस के अंदर में 206C, 1G, 1F और 1H जो आखिरी के 3 पॉइंट है टीसीएस के, वो बहुत अच्छे से करके चल जाना, ये आपको बेनिफिट देंगे। 2 और 206AA पैन एंड रिटर्न फाइलिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 206AB के अंदर में कवर्ड है। टीडीएस के अंदर में इतनी चीजें आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जानी है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, टीसीएस पहले पढ़ना और फिर टीडीएस पढ़ना आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा ईजी रहेगा। फिर आते हैं रिटर्न नाम का टॉपिक। एक 139 किस किस को रिटर्न भरना है और 139(8A) अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में मुझे ऐसा लगता है आपको जो पूछा जाएगा वो होगा कि कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम के केस में एडवांस टैक्स किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है एएमटी जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक एएमटी, ये आपको शायद ही पूछे, बट फिर भी एएमटी का 35 एडी के साथ जो एडजस्टमेंट है, राइट, वो आपने एक बार देख लेना, काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 115 बीएससी आने की वजह से इस टॉपिक की चमक कम हो गई है, बट फिर भी आपने क्या कर लेना, एक बार एएमटी को 35 एडी वाले प्रोविजंस के साथ चेक कर लेना। एग्जाम्शंस लास्ट टॉपिक है आपका। एग्जाम्शंस में अगर कुछ पढ़ना है तो 10AA पढ़ लेना। 10AA के अलावा लगभग कुछ नहीं आता। एक 10AA आता है, एक अगर कॉम्पनसेशन मिला डिजास्टर में तो क्या होगा, और एक सिक्के में इंडिविजुअल वाला पॉइंट। ये 3 पॉइंट जनरली आते हैं, ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा।
आप सभी को बता दूं, डीटी का चार्ट रिवीजन अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में डीटी का चार्ट रिवीजन ऑलमोस्ट हर टॉपिक को, किसी टॉपिक को 15 मिनट में, किसी टॉपिक को आधे घंटे में, किसी टॉपिक को 1 घंटे में, इस तरीके से आपके पूरे टॉपिक को कंप्लीट करवाया है। शॉर्टकट में रिवीजन करना है तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। दूसरा, आपका 1.5 डे का प्लानर भी मैंने अपलोड कर दिया है कि भैया आपने एग्जाम के 1.5 डे किस तरीके से मैनेज करने चाहिए, वो भी आपको अच्छे से अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपकी एग्जाम आ रही है और एग्जाम में अपना पूरा जोड़ दो बेटा, ऐसा कुछ भी मत रखना जो आपका बाकी रह जाए या किसी चीज का गम रह जाए कि यार ये कर लेता तो पास हो जाता। लास्ट के 10 दिन है, अपने आप को बिल्कुल मत बख्शना। फ्लाइंग कलर से हम लोगों को पास होना है और पास होकर के हमको फाइनल में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस, बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर सही लगे तो अपने दोस्तों तक के फॉरवर्ड कर देना कि ये तो बेटा तेरे को डीटी में पढ़ना ही है, विज्जू भैया ने बोला है, मतलब ये डीटी में तेरे को पढ़ना ही है। यस मालिक, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा 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 ख्याल रखेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो और हाँ, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो।